हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी, इसमें हम देखेंगे कफ और ब्रोंकियल अस्थमा में हम फार्माकोलॉजी कौन कौन सी ड्रग्स को दे सकते हैं और ब्रोंकियल अस्थमा में और कफ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और कौन सी ड्रग को देने पर क्या साइड इफेक्ट हमको मिलने वाला है और उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम अगर कोई ड्रग दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं। तो उन सब के बारे में आज की इस वीडियो हम जो है डिटेल में देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड नोट्स के लिए आप जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कफ की। कफ और ब्रोंकियल अस्थमा और इनकी फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स हम देखने वाले हैं। तो पहले हम कफ देखेंगे, फिर ब्रोंकियल अस्थमा देखेंगे और इस तरीके से जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कफ को। देखिए, कफ जो है वो दो तरीके के होता है, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है प्रोडक्टिव कफ। अगर हम ड्राई कफ की बात करें तो ड्राई कफ जो है उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाता है। देखिए, ये कुछ साइंस होते हैं जिनको मैं बता दूं, आपको पहले ही बताया था मैंने कि ये जो होता है ड्यू टू होता है, ये जो है DYT, ये जो है ड्यू टू होता है। और अगर मैं बात करूं तो ये PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पे इसका मतलब है ट्रीटमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही शॉर्ट जो टर्म्स होंगी जिनको हम मेडिकली यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँगा धीरे धीरे। आप जुड़े रहिए इसी वीडियो के साथ में। देखिए, जो ड्राई कफ है उसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीटसिव्स ग्रुप ऑफ ड्रग देंगे। ये कैसे काम करेंगी एंटीटसिव्स ग्रुप ऑफ ड्रग, ये जो है ब्रेन में कफ सेंटर होता है उसको इनहिबिट करके काम करती हैं। एंटीटसिव जो है ब्रेन में कफ सेंटर को इनहिबिट कर देंगी, इस तरीके से जो है ड्राई कफ को ठीक करके वो काम करती हैं। अब आगे हम बात करते हैं एंटीटसिव्स की। देखिए, एंटीटसिव्स जो है हमारे पास 4 दवाइयाँ हैं एंटीटसिव्स ग्रुप में। तो हमारे पास कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कोडीन, फोलकोडीन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, नोस्केपिन। देखिए, फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, कौन कौन सी, कोडीन, फोलकोडीन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन और नोस्केपिन, याद रहेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है हम ड्राई कफ के केस में जो है एंटीटसिव्स ग्रुप ऑफ ड्रग देंगे। कौन कौन सी ड्रग है हमारे पास, ये हम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रोडक्टिव कफ क्या होता है। प्रोडक्टिव कफ ये होता है, उसमें हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो हमारा कौन सा हो जाता है, म्यूकोकाइनेटिक्स ग्रुप ऑफ ड्रग हो जाता है ट्रीटमेंट। बात आती है म्यूकोकाइनेटिक्स काम कैसे करते हैं। जैसे हमने बताया था एंटीटसिव जो है वो ब्रेन में कफ सेंटर को इनहिबिट कर देंगे और जैसे काम करेंगे। लेकिन जो म्यूकोकाइनेटिक्स है ये कैसे काम करेंगे। देखिए, कफ है, अगर कफ, ये हमारा कफ है, ठीक है, कफ में अगर आप वाटर मिला दो तो क्या हो जाएगा, कफ जो है वाटरी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मींस कफ जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा और डाइल्यूट हो जाएगा तो इसको कफ आउट करना जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। आप इजीली जो है इसको कफ आउट कर सकते हैं। तो वही हम बात करते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स कैसे काम करते हैं। म्यूकोकाइनेटिक्स जो होते हैं वो जो कफ है उसमें वाटर का सीक्रेशन बढ़ा देंगे। इसके कारण क्या होगा, कफ जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा और उसको हम इजीली कफ आउट कर सकते हैं, याद रहेगा। म्यूकोकाइनेटिक्स ग्रुप ऑफ ड्रग में हमारे पास दो ग्रुप है, कौन कौन से, एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोलाइटिक्स। अगर हम एक्सपेक्टोरेंट्स की बात करें तो हमारे पास 2 ड्रग हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, गुआनिफिनेसिन और पोटेशियम आयोडाइड। फिर से सुनिएगा, एक्सपेक्टोरेंट्स ग्रुप ऑफ ड्रग में हमारे पास 2 दवाइयां हैं, कौन कौन सी, गुआनिफिनेसिन और पोटेशियम आयोडाइड। और म्यूकोलाइटिक्स ग्रुप ऑफ ड्रग में हमारे पास 4 दवाइयां हैं, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन और डोर्नेज अल्फा। और देखिए, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ABCD होता है, ठीक है, लेकिन हमने C के बाद में फिर से A को रिपीट कर दिया है, ये हमारा ट्रिक हो जाएगा ABAD। याद रहेगा कौन कौन सी ड्रग है, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन और डोर्नेज अल्फा। और देखिए, एसिटाइलसिस्टीन में तो C आ भी रहा है, तो ये हमारा जो है एक फंडा भी इजीली बन सकता है। तो ठीक है, तो ये था हमारा कफ के बारे में। कफ के बारे में हमने देख लिया कि अगर ड्राई कफ हो तो हम कौन से ग्रुप की ड्रग देंगे और प्रोडक्टिव कफ हो तो हम कौन से ग्रुप की ड्रग देना चाहेंगे, ये हम कफ के बारे में देख चुके हैं। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में कि ब्रोंकियल अस्थमा जो है एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारा जो है एक मास्ट सेल है, ये जो आपको सर्कल में दिखा रखी है ये एक मास्ट सेल है, ठीक है। और मास्ट सेल जो होती है नॉर्मली क्या होता है, हम पर्सन में क्या होता है कि एंटीजन आता है। फॉर एग्जांपल, मास्ट सेल है और टाइप 1, अगर किसी को टाइप 1 जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रखी है तो क्या होगा, अगर उसको एंटीजन का एक्सपोजर होता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है एक एंटीबॉडी बन जाएगी। इस एंटीबॉडी को हम बोलते हैं IgE एंटीबॉडी, याद रहेगा। अब क्या हुआ है कि एंटीजन का, एक सेकेंड, ओके, अब क्या हुआ है कि एंटीजन का जो है एक्सपोजर हो गया है और 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है एक एंटीबॉडी बन गई है IgE एंटीबॉडी। लेकिन अगर हम बात करें ये 2-3 दिन के अंदर अंदर बनी है तो तब तक तो एंटीजन जो है वो खत्म हो चुका है और इसमें जो है इस कंडीशन में पेशेंट को कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो हुआ फर्स्ट टाइम एक्सपोजर की बात, लेकिन जब इस पेशेंट को या इस कंडीशन में जो पर्सन है उसको फर्दर एक्सपोजर होता है तो क्या होगा, अब
पहले तो क्या था कि मास्ट सेल के पास में आईजीई एंटीबॉडी नहीं थी, एंटीजन का फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, उसके बाद में आईजीई एंटीबॉडी जो है मास्ट सेल पे आकर के लग गई। कब? फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम पे। लेकिन अब दोबारा जब एक्सपोजर होगा फ्यूचर में, कभी उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने बाद में कभी उसको एक्सपोजर होगा एंटीजन का, तो अब क्या है, मास्ट सेल के पास ऑलरेडी जो है आईजीई एंटीबॉडी है। तो अब क्या होगा, एंटीजन का एक्सपोजर हुआ तो यहाँ पे जो है एंटीजन क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा, मास्ट सेल जो है वो बस्ट कर जाएगी, मास्ट सेल जो है वो ब्लास्ट कर जाएगी, एक तरीके से हम कहें तो फूट जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, अब सपोज कीजिए है तो सेल ही नहीं है, तो सेल के इस मास्ट सेल में क्या भरा हुआ है, ये जो एक्स एक्स करके लिखा हुआ है ये ल्यूकोट्राइन्स है, ये क्या है, ल्यूकोट्राइन्स है। अब अगर मास्ट सेल जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण अगर बस्ट कर गई है तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो भरा हुआ सब्सटेंस है वो लीक कर जाएगा, मीन्स ल्यूकोट्राइन्स जो है उसका लेवल जो है बढ़ने लगेगा बाहर। ठीक है, अब अगर हम बात करें ल्यूकोट्राइन्स जो है ये क्या काम करता है, ये ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ये ल्यूकोट्राइन्स जो है ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और पेशेंट में आपको जो है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। तो अब आपको बात समझ में आई कि ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन क्यों होता है। तो ये बात आपको समझ, ये मैकेनिज्म है जिसने बता दिया है कि ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में जो है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन क्यों होता है। ठीक है, अब हम एक छोटी सी एक रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, फोस्फोलिपिड्स को एरेक्नोनिक एसिड में बदला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोलाइपेज। ठीक है, अब एरेक्नोनिक एसिड जो है उस पर 2 एंजाइम काम करते हैं, एक कोक्स काम करता है, एक लोक्स काम करता है। कोक्स का फुल फॉर्म है साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज, और लोक्स का फुल फॉर्म है लाइपोऑक्सीजिनेज। ठीक है, अब अगर एरेक्नोनिक एसिड पे कोक्स काम किया तो वहां पे क्या बन जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर लोक्स काम किया तो वहां पे ल्यूकोट्राइन्स बन जाएंगे। अब समझ में आएगा आपको ये ल्यूकोट्राइन्स बनते कैसे हैं। अब ये ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं कि ये जो है ल्यूकोट्राइन्स अपने रिसेप्टर के पास जाकर के चले जाएंगे और रिसेप्टर के पास जाकर के ये जो है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा देंगे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पेशेंट में जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुआ है उसको हम ठीक कर सकें। तो देखिए ये जो पेशेंट में, अस्थमा के पेशेंट में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुआ, हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रोंकोडायलेटर्स दे देंगे। ठीक है, नंबर 1 पे ओके भैया। नंबर 2 पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर 2 पे हम ल्यूकोट्राइन्स जो ये रिलीज हो गए हैं इनको हम ब्लॉक कर सकते हैं किसी तरीके से, कोई ऐसी ड्रग बना ले जो ल्यूकोट्राइन्स को ब्लॉक कर दे, तो ल्यूकोट्राइन्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया। नंबर 3 पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो मास्ट सेल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण बस्ट कर गई थी, ये क्यों कर गई थी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो अगर नंबर 3 हम क्या करेंगे कि मास्ट सेल को ही अगर हम स्ट्रॉन्ग बना दें, मास्ट सेल को ही अगर हम स्ट्रॉन्ग बना दें किसी तरीके से कोई ड्रग दे करके, तो जो है ल्यूकोट्राइन्स रिलीज नहीं होंगे तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ब्रोंकोडायलेशन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, और चौथा तरीका हमारा क्या हो सकता है ब्रोंकोडायलेशन का। देखिए चौथा तरीका ये हो सकता है कि जब फर्दर एक्सपोजर में एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन हो रही है तब मास्ट सेल बस्ट हो रही है, ल्यूकोट्राइन रिलीज और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है। अगर हम एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन को ही रोक दें, रिएक्शन ही ना होने दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर रिएक्शन ही नहीं होगी, हम कोई ऐसी ड्रग बना दें जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को रोक दे, किसी तरीके से होने ही ना दे, तो उस कंडीशन में भी हम जो है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन यानी कि अस्थमा में जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको बारी बारी समझेंगे। तो हमने नंबर 1 कौन सा बताया, नंबर 1 हमने बताया था ब्रोंकोडायलेटर, हम उनको देखने वाले हैं। नंबर 2 हमने बताया था कौन सी दवाइयाँ, नंबर 2 हमने बताई थी स्टेरॉइड्स जो कि ल्यूकोट्राइन्स को ब्लॉक करके काम करेंगी। नंबर 3 में हमने मास्ट सेल स्टेबलाइजर बताए जो कि मास्ट सेल को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। और नंबर 4 पे हमने ऐसी दवाई ढूंढी जो कि क्या करेगी, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये खुद जो है IgE एंटीबॉडी से बाइंड करके जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन थी उसको होने से रोकेगी। याद रहेगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनको बारी बारी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक बात और देख लेते हैं कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो नंबर 1 हमने क्या किया, वही किया हमने कि देखिए ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो इस प्रोसेस को अगर हम रोक दें तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को रिवर्स कर सकते हैं इससे भी हम। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 स्टेरॉइड्स दे दें। स्टेरॉइड्स जो होते हैं फोस्फोलाइपेज को ब्लॉक कर देंगे जिसके कारण फोस्फोलिपिड्स जो हैं वो एरेकिडोनिक एसिड बना ही नहीं पाएंगे। अगर एरेकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा ही नहीं। नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं कि जो लोक्स है उसको इनिबिटर दे सकते हैं, यानी कि लोक्स इनिबिटर हम दे दें, लोक्स इनिबिट हो जाएगा तो एरेकिडोनिक एसिड जो है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कर ही नहीं पाएगा आगे चल करके। तो हमने ऐसी दवाई बना ली जाइल्यूटोन जो कि क्या करती है, लोक्स लाइपोऑक्सीजिनेज को जो है इनहिबिट कर देती है और ऐसे काम करती है। नंबर 3 पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसी दवाई दे सकते हैं जो कि ल्यूकोट्राइन्स के रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दे। तो हमने ऐसी दवाई बना ली, नाम है उसका जाफिरल्यूकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट। फिर से रिमेंबर याद कीजिए कौन कौन सी, जाफिरल्यूकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट। और नंबर 4 पे तो हम ब्रोंकोडायलेटर्स दे ही सकते हैं।
एक चीज़ ध्यान रखना, चलो एडिशनली मैं आपको बता देता हूँ, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम देख लेते हैं। साइक्लोऑक्सीजिनेज की अगर हम बात करें, कोक्स की बात करें, तो कोक्स इनहिबिटर कौन से होते हैं? कोक्स इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटर होते हैं अस्थमा में, ये आपको याद रखना है। फिर से सुनिएगा, कोक्स इनहिबिटर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटर होता है अस्थमा में। कोक्स इनहिबिटर का एग्जांपल है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो कि एग्जांपल हो जाती है एनएसएआईडीज का। एनएसएआईडीज की फुल फॉर्म है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, याद रहेगा। अब बात आती है कि कोक्स इनहिबिटर भैया अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों हैं, हमको तो रीज़न जानना है। तो देखिए, अगर आपने कोक्स को इनहिबिट कर दिया, फॉर एग्जांपल अरेकिडोनिक एसिड आपके पास कितने हैं? 100 हैं, ठीक है। अब इसमें से 50 जो हैं वो कोक्स पे काम करके प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, और 50 जो हैं वो क्या करते हैं? लोक्स पे काम करके जो है आपके ल्यूकोट्राइन्स को बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी कंडीशन में क्या किया कि कोक्स को ही इनहिबिट कर दिया, तो पूरा का पूरा जो 100 अरेकिडोनिक एसिड है ना, वो पूरा का पूरा 100 क्या बनाएगा? ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा, और उस कंडीशन में जो है ज़्यादा आपको ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, और ये कंडीशन सीवियर कर सकती है अस्थमा की कंडीशन को। तो इसीलिए ध्यान रखना, फिर से सुनिएगा, जो कोक्स इनहिबिटर है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं अस्थमा के केस में, याद रहेगा। तो चलिए अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा टॉपिक है ब्रोंकोडायलेशन। फिर हम देखेंगे कौन सा? ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करने वाला, फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर, और फिर हम देखेंगे वो ड्रग जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को रोकती है। अब हम बात करें ब्रोंकोडायलेटर की। देखिए, हम ब्रोंकोडायलेटर किन किन तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? नंबर 1, बीटा 2 एगोनिस्ट हम दे सकते हैं। देखिए, हम अगर आपने जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाली जो हमने 4 पार्ट बनाए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, हमने 4 वीडियो बनाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि उनसे आपको क्या है कि कैसे रिलेट करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे सारी चीज़ें रिलेट हो रही हैं। ओके, तो अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की पार्ट 1 वाली वीडियो है, आप हमारे चैनल पे जाकर के जो है देख सकते हैं। चारों पार्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखिए, सिंपैथेटिक सिस्टम जब जब भी स्टिमुलेट होता है, आपको याद रखना है वो क्या करता है? ब्रोंकोडायलेशन करता है। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट हम आपको बताते हैं। दूसरा पार्ट जो है था हमारा एंटीकोलिनर्जिक का, इसमें हमने बताया था कि कहाँ गया, ओके, हमने बीटा 2 स्टिमुलेटर की बात करी ना, तो वो आपको बीटा 2 एगोनिस्ट, जैसे कि ओके, तो बीटा 2 एगोनिस्ट हमने सिम्पैथोमाइमेटिक की बात करी, बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे कि साबा और लाबा की, यानी कि सालबुटामोल, टर्बुटालिन, सालमेट्रोल और फोमेट्रोल। देखिए, हमने इनको कहाँ देखा हुआ है? हमने इनको यहाँ देखा है, आपको याद रहेगा, सालमेट्रोल और फोमेट्रोल, ये आपको मिल जाएंगे बीटा 2 एगोनिस्ट, मतलब टाइप 3 वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इनमें अगर हम नीचे जाएं तो थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको ये रहा, देखिए बीटा 2 एगोनिस्ट हमने देखा। तो बीटा 2 एगोनिस्ट हमने देखा था कि ये क्या है? नॉन कैटेकोलामीन है। बीटा 2 एगोनिस्ट में बूटा, मेट्रो और 2 दवाइयाँ और थी हमारे पास में, ये रिटोड्रिन और आइसोसुक्सिप्रिन, ये टोकोलाइटिक इफेक्ट करती है। क्वेश्चन आया हुआ था, चलिए कोई नहीं, ये तो एडिशनली चला गया हमारा क्वेश्चन। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ये दवाइयों के बारे में। बीटा 2 एगोनिस्ट कौन सी दवाइयाँ होती है? सालबुटामोल, टर्बुटालिन, सालमेट्रोल और फोमेट्रोल, मतलब 2 तो बूटा हम पढ़ रहे हैं और 2 मेट्रो वाली दवाइयाँ पढ़ रहे हैं। ये हमारा जस्ट फंडा है। अब देखिए काम क्या करती हैं, इनका यूजेज है कि बीटा 2 एगोनिस्ट आपने ये दवाइयाँ दी तो ये ब्रोंकोडायलेशन कर देती है, और इनको हम दे सकते हैं इनहेलेशनली, COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, और हम अस्थमा में इनको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ब्रोंकोडायलेटर जो है, ब्रोंकोडायलेशन का एक्शन होता है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमने बता दिया, कहाँ पे पढ़ा था हमने इनके बारे में। तो उस टाइप 3 जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो टाइप 3 की वीडियो है, जो पार्ट 3 है, उसको आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के चारों जो पार्ट हैं, आप उनको जो है बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार उनको खुद लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप ड्रग के नाम खुद लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो याद नहीं होंगी किसी भी कीमत पर। तो खुद लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमने देखा हमारे पास 2 दवाइयाँ हैं, एक है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, एक है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। नाम क्या है उनके? 2 बूटा है, यानी कि सालबुटामोल, टर्बुटालिन, सालमेट्रोल और फोमेट्रोल। देखिए हमने क्यों दी दिया था कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है। देखिए शॉर्ट एक्टिंग तो है, लेकिन साथ साथ में फास्ट एक्टिंग है, ठीक है। सालबुटामोल का जो फंक्शन है, सालबुटामोल का दूसरा नाम अल्बुट्रोल भी है, ठीक है, हम कह देते हैं। अब देखिए सालबुटामोल, टर्बुटालिन शॉर्ट एक्टिंग तो है, लेकिन ये फास्ट एक्टिंग भी है, और चूंकि ये फास्ट एक्टिंग है, इसी एक्शन के कारण हम इनको एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में दे सकते हैं, और वहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप इसका? अगर किसी को एक्यूट अटैक आ चुका है अस्थमा का, तो उस कंडीशन में
चूंकि ये फास्ट एक्टिंग है, इसलिए नहीं कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, बल्कि इसलिए कि ये फास्ट एक्टिंग है, जल्दी काम करेंगे, इसीलिए इन दवाइयों को जो है अक्यूट एटिकोवस्था में ये दवाइयाँ ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती हैं। देखिए, अब हम जिस ड्रग की बात कर रहे हैं वो है लाबा, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। तो हमारे पास दो दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी? सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल। याद रहेगा, मेट्रो करके जो भी दवाइयाँ हैं वो कौन सी होती हैं? लाबा होती हैं, आप ये याद रखिए। देखिए, सालमेट्रोल, एस फॉर सालमेट्रोल, एस फॉर स्लो एक्टिंग, ठीक है, एफ फॉर फॉर्मेट्रोल, एफ फॉर फास्ट एक्टिंग, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, चूँकि ये क्या है, स्लो एक्टिंग है और ये फास्ट एक्टिंग है, और ये हो गई। दूसरी क्या होती है, लॉन्ग एक्टिंग भी होती हैं और स्लो एक्टिंग भी होती हैं। अब चूँकि ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, अब लॉन्ग एक्टिंग है इसीलिए हम इनको प्रोफाइलेक्सिस में यूज़ करते हैं अस्थमा के लिए। देखिए, ये होता है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, यानी कि अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है कौन सी दवाइयाँ देते हैं? लाबा देते हैं। और क्यों देते हैं? देखिए, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में जो है ये जो है साबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट एक्टिंग है। और अस्थमा को जो है प्रोफाइलेक्सिस के केस में हम जो है सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, लाबा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो है स्लो एक्टिंग है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, ये आपको याद रखना है। लॉन्ग एक्टिंग है इसलिए हम इनको जो है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा में देते हैं, याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल में फास्ट एक्टिंग कौन सा है? फॉर्मेट्रोल है, ऊपर ही लॉन्ग एक्टिंग भी है। तो हम यही तो एक्शन चाहते हैं कि एक तो जल्दी काम करे और दूसरा लंबे समय तक काम करे। तो इसीलिए हम जो है एक्यूट अटैक जो है उसमें, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में जो है हम ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी प्रेफर करते हैं? फॉर्मेट्रोल को प्रेफर करते हैं मेनली, याद रहेगा। लेकिन अब साबा की बात होती है तो हम क्या प्रेफर करते हैं? दोनों को ही प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके साइड इफेक्ट की। देखिए, बीटा 2 एगोनिस्ट आपने दे तो दिया, लेकिन हर ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, इसका भी साइड इफेक्ट है। तो इसका नंबर 1 साइड इफेक्ट क्या हो गया? ये हाइपरग्लाइसीमिया कर देते हैं, ठीक है। नंबर 2, इनके जो है 4 टी साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। पहला टी का मतलब है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मतलब, अब चूँकि बात आती है भैया बीटा 2 रिसेप्टर तो जो है वो हार्ट में होते ही नहीं है। अब अगर हार्ट में नहीं होते तो ये हार्ट रेट को बढ़ा कैसे सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, लॉजिक वाला सवाल है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब है कि फार्माकोलॉजी में 100% कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ, आपने अगर 99% बीटा 2 को रिसेप्टर को अगर स्टिमुलेट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें 1% जो है आपका बीटा 1 भी स्टिमुलेट हुआ है। अब चूँकि आपने सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं दिया है बीटा 2 एगोनिस्ट का, तो आपने कई मॉलिक्यूल्स दिए हैं, कई मॉलिक्यूल दिए हैं, तो जो 1% जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर भी जो है स्टिमुलेट हो गया है भैया। अब इसके कारण जो है आपकी हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगी, यही साइड इफेक्ट मेनली आपको देखने को मिलता है। और दूसरा साइड इफेक्ट बात करिए टी फॉर ट्रिमर। ट्रिमर आप मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है ट्रिमर्स है। तीसरा जो है टॉलरेंस है, मतलब ओनली जो टॉलरेंस होती है, मतलब हमारी बॉडी जो है टॉलरेंट कर जाती है वो, और वो किसके साथ होता है? मेनली वो आपको लाबा के साथ देखने को मिलता है। चौथा जो साइड इफेक्ट है वो है ईसीजी में टीवीओ चेंजेस होना, और ये क्यों होते हैं? हाइपोकैलीमिया के कारण होते हैं। देखिए, हाइपोकैलीमिया 2 कंडीशन के कारण होता है। नंबर 1, अगर आप बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट करते हो तो आपको हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। नंबर 2, अगर आपने किसी कंडीशन में बीटा 2 को स्टिमुलेट कर दिया है तो वो भी आपका हाइपोकैलीमिया कर सकता है, और हाइपोकैलीमिया के कारण जो है ईसीजी में टीवीओ में चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये साइड इफेक्ट हो जाता है आपका बीटा 2 एगोनिस्ट का, याद रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं बीटा 2 को एगनिस्ट करके हम ब्रोंकोडायलेशन करा सकते हैं। नंबर 2, हम M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके भी तो ब्रोंकोडायलेशन करवा सकते हैं। हमने जैसे कि बताया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके भी हम जो है, हम पार्ट 2 वाली वीडियो में जाएँ, ये रहा, हमने M3 रिसेप्टर को ब्लॉक किया। 2 दवाइयाँ थी, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ठीक है। इप्राट्रोपियम फास्ट एक्टिंग है और जो टायोट्रोपियम है वो लॉन्ग एक्टिंग है। अगर हम बात करें इनको यूजेस क्या क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा और COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में हम इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक वापस आते हैं। तो हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स दे सकते हैं। नंबर हमने क्या दिया? सिम्पैथोमाइमेटिक दिया, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग दी, जैसे कि बीटा 2 एगोनिस्ट। अब हम क्या कर सकते हैं? ब्रोंकोडायलेशन के लिए वो पैरासिम्पैथोलाइटिक दे सकते हैं, यानी कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम को इनहिबिट करने वाली दवाई, वो भी तो ब्रोंकोडायलेशन करती है। तो हमारे पास कौन सी M3 ब्लॉकर है, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। देखिए, ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है किस कंडीशन में? फॉर एग्जांपल, अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट है, अब माइग्रेन का पेशेंट जो होता है वो बीटा ब्लॉकर थेरेपी पे होता है, जैसे कि वो हो सकता है प्रोपेनोलोल ले रहा हो, क्योंकि माइग्रेन के पेशेंट जो होते हैं वो बीटा ब्लॉकर थेरेपी पे होता है। अब वो माइग्रेन ले रहा होगा, अब अगर उसको अस्थमा हो गया तो आप इसको बीटा 2 एगोनिस्ट तो नहीं दे सकते ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बीटा तो ब्लॉकर चल रहा है, उसमें ऑलरेडी थेरेपी चल रही है बीटा ब्लॉकर की, तो हम क्या कर देते हैं? उसको M3 जो है ब्लॉकर देते हैं उस कंडीशन में। और ध्यान रखना कि जो है M3 ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस हो जाते हैं किस कंडीशन में? माइग्रेन के पेशेंट में अगर अस्थमा हुआ है तो। दवाइयों के नाम है इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। हम इनको इन्हेलेशनल रूट से दे सकते हैं। तीसरा जो चांस है
ब्रोंकोडाइलेशन का, वो है कैसे, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करके। देखिए फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करके हम साइक्लिक एम्प का, इसके कारण क्या हो, साइक्लिक एम्प का लेवल बढ़ जाएगा और एडिनोसिन 1 रिसेप्टर जो है वो एंटागोनिस्ट होते हैं। देखिए कैसे, एडिनोसिन जो होता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की प्रेजेंस में वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। अगर आपने फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, आपका ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एडिनोसिन यानी कि A1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दें तो जो है हमारा काम हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन हो सकता है। और तीसरा PDE इनहिबिटर क्या करते हैं, वो जो हिस्टोन डीएसिटाइलेज है ना उसकी एक्टिविटी को रीस्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब PDE इनहिबिटर के हमारे पास दो एग्जांपल हैं ड्रग के, थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन। याद रहेगा, इनको हम इनहेलेशनल रूट से नहीं दे सकते हैं, इनको ओरल दे सकते हैं हम और IV दे सकते हैं। याद रहेगा। अब हम बात करते हैं, देखिए PDE इनहिबिटर हुआ है, आपने दिया है तो उसके कारण भी कुछ साइड इफेक्ट आएंगे, और एडिनोसिन 1 रिसेप्टर को आपने ब्लॉक किया है तो उसके कारण भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। तो PDE इनहिबिटर के कारण GIT में आपको नोजिया, वोमिटिंग और एसिडिटी देखने को मिलेगी, और वेजोडाइलेशन हुआ है तो हेडेक आपको देखने को मिलेगा, और चूँकि साइक्लिक MP का लेवल बढ़ गया है तो यहाँ पे आपको एरिथमिया भी देखने को मिलेगा पेशेंट में। और एडिनोसिन 1 रिसेप्टर को आपने जो है ब्लॉक कर दिया है, इसलिए आपको डायूरेसिस देखने को मिलेगा। डायूरेसिस मतलब जो है आपको सोडियम और वाटर का जो है लॉस हो जाएगा यूरिन में। सीजर की बात करें तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए एडिनोसिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के कारण जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो ब्लॉक हो चुका है, तो आपके जो है यहाँ पे एरिथमिया भी हो गया है पेशेंट को। अब इस थियोफाइलिन ड्रग की हम बात करते हैं। देखिए ये जो थियोफाइलिन ड्रग है ये क्या है, एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाली ड्रग होती हैं। ये डिटेल में समझेंगे हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होते क्या हैं। देखिए थियोफाइलिन जो है एक एंजाइम इंड्यूसर की तरह काम करता है। ये क्या है, एक माइक्रोजोमल एंजाइम इंड्यूसर है, जिस तरीके से स्मोकर में होता है तो इंड्यूसर की तरह काम करता है। अगर इंड्यूसर है तो इसकी हाई डोज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास कुछ एग्जांपल भी जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, ये माइक्रोजोमल एंजाइम इनहिबिटर है। इनकी जो है लो डोज की रिक्वायरमेंट होती है। अब लो डोज की इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने इनको जो है फॉर एग्जांपल नॉर्मल डोज समझ करके हाई डोज दे दिया आपने, तो इनकी तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी ना, क्योंकि इनकी तो लो ही डोज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो गई तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, आपकी सीवियर हो जाएगा, पेशेंट को एरिथमिया भी देखने को मिल सकता है। ये हमने बात कर ली है किसकी, ब्रोंकोडाइलेशन की। अब हम क्या करना चाहेंगे, ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है हमारी प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के लिए स्टीरॉइड्स। फिर से सुनना, अगर ब्रोंकियल अस्थमा को आपको प्रोफाइलैक्सिस करना है तो जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारे लिए, स्टीरॉइड्स हैं। ठीक है, हम इन स्टीरॉइड्स को एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में भी दे सकते हैं, लेकिन हम किसके साथ में देते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स के साथ में देते हैं, जैसे कि साल्बुटामोल के साथ में। मतलब स्टीरॉइड्स को हम साल्बुटामोल के साथ प्रेफर करते हैं। कैसे प्रेफर करते हैं समझते हैं। देखिए ये जो है बैकलो, दो तो बी हैं आपके पास में, 2 F हैं, एक T है, एक M है और एक C है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है बैक्लोमिथाजोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकाजोन, फ्लूनिसोलाइड, टाइमसिलोनोन और मोमेटासोन और साइक्लेसोनाइड, ये जो दवाइयाँ हैं ये आपकी इन्हेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड है, यानी कि ICS हैं। इनमें साइक्लेसोनाइड की बात करें तो एक प्रोड्रग होती है। तो चलिए हम बात करते हैं। और अगर हम बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ICS हो गए, इन्हेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड हैं। तो देखिए ये जो इन्हेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड है ना, जब हम इनको देते हैं इन्हेलेशनल रूप से देंगे तो 95% जो इन्हेलेशनल आपने ये ड्रग दी है ये तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में ही रह जाती है। केवल 5% ही, मतलब आपने 100% दी इन्हेलेशन रूट से, 5% ही आपके ब्रोंकस तक पहुंच रही है भैया। 95% तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में रहेगी। अगर जो है 5% ब्रोंकस पे पहुंच रही है तो वो वहाँ पे पहुंच करके जो है ब्रोंकोडाइलेशन करेगी। ये जो 95% रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में रह गई ना, ये क्या करेगी, आपको इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करेगी, इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम करेगी, इम्यूनिटी को कम करेगी। तो इसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इन्हेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसका ओरोफेरिंजियल कैंडिडायसिस। याद रहेगा, फेरिंग्स में करता है ये ओरोफेरिंजियल कैंडिडायसिस। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई देते हैं हम, वो कौन सी हो जाती है, टॉपिकल नायास्टेटिन। टॉपिकल नायास्टेटिन आपको क्या करना है, टॉपिकल नायास्टेटिन को लेने के बाद में गार्गलिंग जरूर करनी है, गरारे करने हैं मतलब आपको टॉपिकल नायास्टेटिन को देने के बाद में, ताकि जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमा हो गई है इसको क्लियर किया जा सके। तो हमने स्टेरॉइड्स की भी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कुछ हम देख लेते हैं मास्ट सेल को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली ड्रग्स को देखते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर को देखते हैं। तो हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइसेट ड्रग है, नेडोक्रोमिल है और कीटोटिफेन है। ये ऐसी ड्रग हैं जो कि ओनली प्रोफाइलैक्सिस के लिए दे रहे हैं। देखिए मास्ट सेल को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हम, तो ये जो है ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं हुआ,
ट्रीटमेंट नहीं होता, ये तो हम प्रिवेंट करने के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे रहे हैं। मतलब अगर आप प्रोफाइलेक्सिस करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा को, तो उस कंडीशन में आप मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं। इनमें से कोई भी ड्रग आप जो है आप दे सकते हैं, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं ओमालिजुमैब की। ये क्या करता है, देखिए ये एंटीजन जो और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन हो रही थी ना, उसको होने से रोकेगा। कैसे, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये क्या करती है, IgE के अगेंस्ट बन जाती है। अब ये क्या करता है, देखिए ये जो है आपका फॉर एग्जांपल क्या था, एंटीजन था और ये आपकी जो थी एंटीबॉडी थी। तो ये क्या करता है, ओमालिजुमैब एंटीबॉडी को और एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में आ जाता है और ये क्या करता है, खुद बाइंड कर जाता है IgE एंटीबॉडी के साथ में। अगर ये IgE एंटीबॉडी के साथ में जो है बाइंड कर गया है, तो एंटीजन को तो जो है IgE से बाइंड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जो है उस कंडीशन में ल्यूकोट्राइन्स जो है रिलीज़ ही नहीं होंगे, तो फिर ब्रोंको जो कंस्ट्रिक्शन है वो भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि ड्रग ऑफ चॉइस अक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में क्या हो जाती है, नंबर 1 बीटा-2 एगोनिस्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई माइग्रेन है, माइग्रेन का पेशेंट है और अगर वो बीटा ब्लॉकर थेरेपी पे है, तो उस कंडीशन में हम इप्राटोपियम वाली दवाइयाँ देंगे, यानी कि M3 ब्लॉकर को हम देना प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए आजकल जो है जीना गाइडलाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। देखिए हमारे पास 2 तरीके की थेरेपी होती है, एक होती है रिलीवर ट्रीटमेंट, एक होती है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट जो होता है वो एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए होता है, प्रोफाइलेक्सिस के लिए होता है। तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि अगर हमको प्रिवेंट करना है तो हम लंबे टाइम तक प्रिवेंट करें। अब लंबे टाइम तक प्रिवेंट करेंगे तो हम ICS यानी कि इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में हम क्या दे देते हैं, लाबा दे देते हैं, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट दे देते हैं। और लाबा में हम कौन सा प्रेस्क्राइब करते हैं, याद कीजिए फॉर्मेट्रोल को हम देते हैं। देखिए ड्रग को आप जब तक खुद लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेंगी। तो आप हम क्या करते हैं, जीना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस वो होता है जो प्रोफाइलेक्सिस के लिए दिया जाता है, और रिलीवर ट्रीटमेंट वो है जो कि फॉर एग्जांपल एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा का पेशेंट आया है, तो उस जिस टाइम पे पेशेंट को जो है एक्यूट अटैक आ रहा है, उस टाइम पे ड्यूरिंग द अटैक हम जो दवाइयाँ देंगे वो होता है रिलीवर ट्रीटमेंट। और अगर इन फ्यूचर आपको पता है कि ब्रोंकियल अस्थमा का जो है हमको इसको अटैक आ सकता है, तो उसकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो होता है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट क्या हो जाता है हमारा, ICS विद लाबा, ये तो हमने यहीं बात कर ली थी, ठीक है। दूसरा रिलीवर ट्रीटमेंट जो आता है, ICS की लो डोज देते हैं आप। जब एक्यूट अटैक होता है, पेशेंट को एक्यूट अटैक आ रहा है, एट द टाइम ऑफ एक्यूट अटैक आप जो पेशेंट को ड्रग देंगे वो है ICS यानी कि इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोई सा भी आप इनमें से एक दे दीजिए और उसके साथ में आपको फॉर्मेट्रोल को देना है। देखिए पहले क्या होता था, पहले ICS के साथ में साबा को दिया जाता था, लेकिन आजकल जो है हम क्या प्रेफर करते हैं, ICS के साथ में फॉर्मेट्रोल को प्रेफर करते हैं। और ये एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा है जिसमें बीटा-2 एगोनिस्ट और उनकी ड्रग और साइड इफेक्ट के बारे में दे रखा है। ब्रोंकियल अस्थमा है उसमें पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी कि M3 ब्लॉकर जो है उनकी ड्रग के बारे में दे रखा है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अगर देखें एक बार, हाँ यहाँ पे देख लें, ल्यूकोट्राइन्स को इनिबिट करने वाली दवाई लोक्स इनिबिटर, उनके बाद ड्रग के बारे में दे रखा है। और ब्रोंकियल अस्थमा के हम देखें तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनिबिट करने वाली दवाइयों के बारे में दे रखा है। दूसरा मास्ट सेल स्टेबलाइजर और उसकी ड्रग्स के बारे में दे रखा है। और तीसरा IgE एंटीबॉडी जो है और ओमालिजुमैब, और एक और ये जो है इनकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे रखा है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो ओमालिजुमैब है ना, इसको आप ओरल वगैरह नहीं दे सकते हो, आपको इसको देना होता है सबक्यूटेनियसली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नोट्स के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करके आप आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।